ओके, ये नहीं खाता हूँ तो मैं, अगर वैसे मुझे कुछ और चीज खानी है तो मैं ज्यादातर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो थोड़ा बहुत जिसमें मसाला होता है, या फिर कैजू या फिर बादाम, जिनमें थोड़ा नमक होता है या मसाला होता है, या पीनट्स, तो वो मैं प्रेफर करता हूँ ज्यादा खाना इनकी जगह। Thank you, Neeraj. So, जी। unlike our subscribers, Neeraj doesn't prefer to eat unhealthy snacks, and you would rather हाँ। have nuts with. नहीं नहीं, कभी कभी अगर स्वाद के लिए चलता है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल भी नहीं, तो कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं प्रेफर वो करता हूँ ज्यादा। अच्छा अच्छा, चलिए। तो जी। Neeraj prefers to eat almonds with a bit of salt or some nuts rather than eating Lay's or Magic Masala. So before we move on to the more serious questions of the day, जी। PT would walk you through the format of the talk once more so that everyone is acclimatized to it. Thank you, Rahul. I think they're very some subscribers are very disappointed by the healthy choices Neeraj is advocating, but it's unfortunate. It's the right thing to do, to be honest. जी। But moving aside from these things, to give everyone an idea of what we are up to, we have some. If you have questions, you can raise your hand, and we have about 62 people who raise their hand. We are really going to try to get through as many users as possible. So, in the interests of time, when you come on stage, we request you to have one question, and we're limiting it to one question per person. After you're done asking the question, we will request you to turn your mic off just to ensure a good experience for everyone. So, rule is mute your mic once you're done speaking. All right. We are going to be starting off with a few of the questions which we've collected by the users, which Rahul mentioned. And once we're done with that, we're going to open the stage and we're going to have questions from people in the audience, interspersed with some questions from the question bank. And with that, I'm opening it up to Rahul and Neeraj. Thank you, PT. So Neeraj, the first question that our subscribers had was how training for javelin throw is different from training for other sports. Is there any specific dietary requirements, or do you train and eat like a regular athlete? नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल डिफरेंट हमारी ट्रेनिंग होती है, और हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल डिफरेंट होती है अदर स्पोर्ट्स से। मुझे लगता है कि लगभग हर स्पोर्ट जो अलग अलग दिखते हैं, उनकी सभी की कुछ ना कुछ अलग से ट्रेनिंग होती है। जैसे मान लो अभी हमारी कोई भी एक्सरसाइज है, हम उसमें ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या फिर हमारी स्ट्रेंथ और स्पीड ये सब कुछ बना रहे, कोई हम बिल्कुल एक चीज पे बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। तो हमारी कुछ जेवलिन की एक्सरसाइज होती है, वो भी बिल्कुल बाकी गेम्स से, जो उनकी एक्सरसाइज होती है उनसे अलग होती है। और हमारी कुछ मेडिसिन बॉल्स एक्सरसाइज होती हैं, या फिर हम जंप्स करते हैं या लिफ्टिंग करते हैं, उसमें भी हमारी कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो बिल्कुल सभी से अलग है, यूनिक है, जो कि एक्सरसाइज ऐसा लगता है कि ये कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। तो वो सभी स्पोर्ट की अलग अलग मसल के लिए वो सभी एक्सरसाइज होती हैं। और बिल्कुल इसके लिए डाइट का मैं बताऊंगा कि डाइट हमारी जो न्यूट्रिशन देखते हैं वो बनाते हैं, और डाइट भी थोड़ा सा हमको उसके लिए अपने प्रोटीन में पूरा वो करने के लिए या विटामिन और मिनरल्स के लिए वो उसके हिसाब से ज्यादा डाइट लेनी पड़ती है। क्योंकि वैसे तो थ्रोअर्स में मतलब जो है वेट कैटेगरीज नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे कि थ्रोअर्स का वेट ज्यादा मिलता है। तो उसके हिसाब से हमको डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में जो हमारी एक्सरसाइज है वो बिल्कुल बाकी स्पोर्ट्स से डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि सभी अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग होती है एक्सरसाइज। मैं शायद आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अपने सोशल मीडिया से ऐसा कुछ दिखाऊंगा कि भाई मैं डालूंगा कि जेलिन की कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो थोड़ी बाकी स्पोर्ट्स से डिफरेंट है। Thank you, Neeraj. So जी। I will translate Neeraj's response for the rest of you. So yes, javelin throw athletes have a different exercise regime than other sports. Um, the exercises are focused more on flexibility, strength, and speed, as these are the attributes that are more important for a javelin thrower. The exercises can also involve medicine balls, jumping, and lifting, and the diet is controlled by nutritionists to ensure that the athletes get a proper mix of proteins, vitamins, and minerals. And as you might have seen, javelin throwers are more bulky than normal athletes. So the diet has to take this into consideration and make sure that their strength is maintained. And Neeraj promises us that he would soon use his social media to highlight a few of the exercises that he does so that we all can see. Thank you, Neeraj. Let's move थैंक on. यू। Let's move on to the next question. People would like to know
what conversations do you have with fellow players in a tournament you're participating in, or just before everyone is going to start the competition? What do you guys talk about? ओके, तो उस टाइम हम ज्यादातर अपने अगर बिल्कुल कंपटीशन से पहले हैं, टूर्नामेंट से पहले, तो ज्यादातर बातें अपने परफॉर्मेंस के बारे में होती है कि कैसे परफॉर्म करना है। और या फिर बहुत बड़े हम गेम्स में गए हैं तो उस टाइम पे तो और ज्यादा हम उसके बारे में सोचते हैं और बातें होती हैं। वो ऐसी प्रेशर में डालने वाली बातें नहीं, हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को रिलैक्स कर सके, कि कैसे हम ऐसी बातें कर पाए कि उनको आपस में ऐसा ना लगे कि हम एक दूसरे प्रेशर डाल रहे हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और कैसे हम उसको उस दिन को अच्छे से यूज कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ पे मेडल जीत सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी बातें होती है हमारे बीच में। और वैसे अगर मैं अगर ऐसे अपने उसकी बताऊं, क्योंकि मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से हूँ, तो मैं ज्यादातर अपने आप ही खुद में ही ज्यादा वो रहता हूँ। और मेरी टीम जैसे फिजियो है और मेरा कोच है, तो उनके साथ उस टाइम में ज्यादा बातें करता हूँ, या उनके साथ ज्यादा टाइम मेरा होता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इकट्ठे होती है, फिर हम खाना इकट्ठे खाने जाते हैं। तो ज्यादातर मुझे लगता है कि एथलीट से ज्यादा मैं उनके साथ रहता हूँ। तो पर बात यही होती है, उसके अराउंड ही रहती है, स्पोर्ट्स के अराउंड ही। Thank you, Neeraj. So, yeah, थैंक यू। Neeraj tells us that before a competition, the talk is more focused on, players' performance, but they try to ensure that, the talk remains relaxed and they're not trying to put each other into pressure before a tournament begins. And Neeraj also mentions that his time, because he's participating in an individual sport and not a team sport, the majority of his time is spent with his team, his coach, and his staff. So they eat food, they take their food together. So majority of the time he spends is with his staff and coaches, and the majority of the conversations he has is with them. But with the players, the conversations are more about performance and to ensure that they are not putting each other into undue pressure. All right. Let's move on to the next question, Neeraj. You had an injury last year. People are curious how you recovered from your injury. Could you tell us about it a bit? How did this injury happen, and what were your concerns about it, and how did you recover from it? ओके, सो वो एक तो मतलब लास्ट ईयर नहीं थी, वो 2019 में मुझे इंजरी हुई थी। तो पिछले साल मैं फिट था। तो बिल्कुल ही वो थोड़ा सा, जैसे हम ट्रेनिंग करते थे तो काफी हार्ड ट्रेनिंग थी, और मुझे थोड़ा थोड़ा उसमें अपनी एल्बो में पेन फील होता था। पर हम सोचते थे कि ऐसे नॉर्मल जो ट्रेनिंग के बाद स्टीफनेस होती है, शायद उसकी वजह से होता होगा। मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता गया और हमने उसको ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। फिर उसके बाद उस टाइम हम साउथ अफ्रीका थे, और जब हम इंडिया आए हमने थ्रो सेशन किया इंडिया आके, और एक दिन उसमें स्वेलिंग आ गई काफ़ी ज़्यादा। और फिर हमें लगा कि कुछ ना कुछ ज़्यादा सीरियस इंजरी है, तो फिर मैंने एमआरआई करवाई। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी सर्जरी होगी, उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो फिर हमने जल्दी से जल्दी उसकी सर्जरी करवाई, और पूरा मेरा जो 2019 का ईयर है वो पूरा इंजरी की वजह से और सर्जरी की वजह से वो पूरा ऐसे ही चला गया था। उसकी वजह से मैं कुछ खेल नहीं था। मुश्किल टाइम इसलिए बोलूँगा क्योंकि इतनी तैयारी की थी, मैं सोच रहा था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा करूंगा, डायमंड लीग में अच्छा करूंगा, पर इंजरी की वजह से मैं वो खेल भी नहीं पाया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और थोड़ा सा अजीब लगता था, थोड़ा सा दुख होता था जब मेरे साथ के सभी एथलीट्स खेलते थे और मैं देख रहा होता था उस टाइम पे उनको, और मैं भी मेरा ही मन करता था कि मैं भी इनके साथ खेलता, पर वो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल था। पर जो मेरा रिहैब चल रहा था उसमें मैं खुश था, वो काफी अच्छे से हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि जिस हिसाब से रिहैब चल रहा है और मैं बड़े मन से उसको कर रहा था, मेरे साथ टीम अच्छी थी, तो मुझे पता था कि मेरा जो कमबैक है वो बहुत अच्छा होगा। और वैसा ही हुआ, जब मैं 2020 में पहला कंपटीशन खेला इंजरी के बाद, उसमें मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया और काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। तो ओलंपिक 2020 से पोस्टपोन हो गए, 21 में हो गए। तो फिर भी हमने अपनी ट्रेनिंग है जो काफी सावधानी से और बिल्कुल कंटिन्यू रखी, और कोच फिजियो मेरे साथ में थे। तो काफी अच्छा सब कुछ रहा। वो सफर थोड़ा सा मुश्किल हुआ था बीच में, पर जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो मैं काफी खुश था, और हमने अच्छे से ट्रेनिंग की और मैं फिर गोल्ड जीत पाया। तो वो कहीं ना कहीं बीच में मैं काफी मोटिवेट रहता था जब मेरी ट्रेनिंग होने लगी थी। Thank you, Neeraj, for that wonderful answer. So Neeraj would like to tell us that the injury actually took place in 2019. He was in South Africa at that time and he used to feel some stiffness.
But because the exercise regime and the training regime was difficult, he just thought that it was because of excessive training. He came back to India, they did some throw exercises, and he noticed some swelling. This led him to believe that there was a serious issue. So he went for an MRI, where it was discovered that he had an injury that required surgery. He underwent surgery, and because of the surgery, the entire 2019 year was missed for Neeraj. He could not participate in the World Championship. He could not participate in the Diamond League. This did make him sad because he could see his fellow athletes participating in the competitions, and he was disappointed to miss out. But he believed that with the right amount of training and fitness regime, he could come back. So as soon as he started recovering, he started training again. He made his comeback in 2020. After a successful rehab, he was able to qualify for the Olympics. The Olympics did get postponed, but he kept himself fit. He kept training because he knew that he had to participate and do well in the Olympics. And he was able to do just that and win a gold medal for India. Right. Thank you, Neeraj. Thank you. Thank you, Neeraj, and thank you, Rahul. Now we'll open the questions to audience members. इससे पहले कि मैं ये करूं, नीरज भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी आपसे बात करने के लिए 340 लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं। तो ये इससे पहले कभी हुआ नहीं। हम लोग जब ट्रायल कर रहे थे 5-6 लोग आते थे, अभी ये 350 जा रहा है। तो ये पहले ऑडियंस मेंबर है श्रेया वर्मा, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। श्रेया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते नीरज सर, मैं श्रेया वर्मा राजस्थान से। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हो? जी मैं अच्छी हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पढ़ाई की अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में जनरली ये डिफरेंस होता है कि टॉपर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे एक दिन में 12 घंटे 14 घंटे। लेकिन अगर हम एथलीट की बात करें तो एक लिमिट से ज़्यादा बॉडी के साथ ट्रेनिंग या एक्सरसाइज आप भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंजरी वगैरह का डर रहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल एथलीट और चैंपियन एथलीट में और क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं? आप लोग क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं? थैंक यू। ओके, नाइस क्वेश्चन, काफी अच्छा आपने बोला। पर मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल स्टूडेंट्स की और एथलीट की लाइफ बिल्कुल अलग है। और यही बात ठीक कही आपने कि हम ओवर ट्रेनिंग या 13-14 घंटे या 15 घंटे दिन में ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है। और उसकी वजह से अगर हम इतना ज्यादा करेंगे तो बॉडी 1-2-3 या 3-4 दिन ही झेल पाएगी, उसके बाद हम इंजर्ड हो जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ज्यादातर हमारे दिमाग में क्या चलता है ट्रेनिंग करते टाइम, और हमारी नीयत कैसी है वो करने में, वो ज्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि कोच हमें फोर्स कर रहा है, या ज्यादातर हमारी टीम हमें मतलब फोर्स कर रही है, या कोच फोर्स कर रहा है कि आप ये ट्रेनिंग करो, या वो प्लान भेज रहा है और हमारा मन नहीं है, पर वो हमें जबरदस्ती करवाते हैं। ऐसे ही आप इसमें भी पढ़ाई में ही मान सकते हो कि आपको कोई जबरदस्ती पढ़ा रहा है तो आप उस मन से नहीं पढ़ पाओगे। और जैसे टॉपर स्टूडेंट का आपने बताया कि वो खुद से पढ़ते हैं इतने इतने घंटे, तो शायद वही एक रीजन है कि अगर आप उसको अपना एक पैशन मान के उस काम को करोगे। तो एथलीट तो सभी एक ही तरह की ट्रेनिंग करते हैं, पर जो कहीं ना कहीं जो अलग होते हैं, उनके दिमाग में, माइंड में क्या चलता है, वो ट्रेनिंग करते टाइम क्या उनके माइंड में चलता है, क्या वो सोचते हैं, या वो किसी के बोलने से या फोर्स करने से ट्रेनिंग करते हैं, या फिर उनका खुद का एक पैशन होता है उसके पीछे, तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि मैटर करती है वो बात। और मैं ये बोलूंगा कि आप जो भी काम करो अपने पैशन से करोगे, तो वो उसमें चाहे पढ़ाई हो और या फिर स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, आप उसमें इंटरेस्ट लेके करोगे, आपको वो चीज करना पसंद है, तो वो आपका काम काफी आसान बना देगी। Thank you, Neeraj. Yeah, so I would translate that for the audience. The question that was asked was that unlike students who in India, are known to study for 12 to 14 hours a day, it is not physically possible to train 12 to 14 hours a day. So the audience member wanted to know, what is it that separates top athletes from the rest? And Neeraj tells us that, yes, it is true that it is not possible to train 14 to 15 hours a day because overtraining is a thing and you cannot exert a body beyond the physical limits. What is more important is the state of mind you are in when you're training, right? If you believe in something, if you train with a passion, and if you have a passion for what you're doing, that is the key to success.
it is not important to train for a very long period of time continuously and overexert your body, but what is more important is to be passionate about what you're doing and believe in yourself. थैंक यू राहुल। नीरज भाई आपके लिए अगले ऑडियंस मेंबर हैं संजना यादव। Okay. संजना प्लीज Okay. आस्क योर क्वेश्चन। संजना अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। नीरज सर नमस्ते, मैं संजना नमस्ते। यादव हरियाणा से। हेलो। अभी मैंने देखा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे देखा कि आप गोल्ड लेके आए हैं तो आपको इतना मतलब पॉपुलैरिटी हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आप सब जगह जा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अभी आपने बोला जैसे आपको एक्टिंग नहीं आती, बट अभी आपकी एड देखी तो वो मतलब बहुत अच्छी रही, तो उसके बारे में आपका अच्छा। एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके वो थोड़ा आप बताना चाहेंगे तो इस बारे में। सच में अच्छी थी या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं नहीं, सच में बहुत अच्छी थी। ओके, थैंक यू। तो वो मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर कुछ काम कर ही रहे हो तो मैं मानता हूँ कि उसको अपने खुश होके करो या पैशन के साथ करो, क्योंकि पहले अगर मैं बात करूँ 1-2 बार पहले भी मैंने कुछ एड्स की हैं जो कि मतलब इतनी ज्यादा नहीं थी, तो ओलंपिक गोल्ड के बाद मुझे ऐसा मौका मिला थोड़ा सा उसमें एक्टिंग वगैरह करने का या ऐसी ऐड करने का, तो थोड़ा सा मेरे मन में नर्वसनेस थी, तो पता नहीं क्या नया फील्ड है, मैं क्या कर पाऊंगा, पर माइंड में ये आ कि यार अगर मैं कर ही रहा हूँ इसको तो मैं क्यों ना खुश होके या मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे के करूँ। तो वो मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी पूरी, और आप सभी बता रहे हो अच्छी है तो मैं मान लेता हूँ, और काफी ठीक है। अगर अच्छी आई है तो भाई मैं थोड़ा मेरे अंदर भी हौसला आएगा भी, और मैं अगर आगे मुझे मौका मिलेगा तो मैं और थोड़ी कोशिश करूंगा कि बेटर करने की। पर मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर करना ही है वो काम, तो उसको खुश होके और उसको अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो उसमें, मैं बस यही मानता हूँ। Thank you, Neeraj. So the question asked was that, after winning a gold medal, Neeraj is getting a lot of attention and he's also being able to spend time with his family. He also did get the opportunity to act in an advertisement. And Sanjana believed, and as do we all, that Neeraj did a tremendous job at it. And Sanjana wanted to know how he managed to do that. And Neeraj tells us that his trick is to, be happy at what he's doing and be passionate about it, and whatever task he undertakes, he undertakes it with a positive frame of mind, and that is what he believes in, that any task you undertake, as long as you're passionate towards it, as long as you undertake it in a right frame of mind, you will do a good job at it, and that is what is important. And Neeraj is now looking forward to the next opportunity that he gets to act in an advertisement, and he believes he will do even better. थैंक यू राहुल। नीरज भाई अगला सवाल जो है वो मेरी तरफ से है। मेरा सवाल ये है कि हमने पिछले 3 ओलंपिक से ये देख रहे हैं कि जो हरियाणा के एथलीट्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होता है और वो गोल्ड मेडल जीत के भी आते हैं। तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में हरियाणा एज ए स्टेट क्या अच्छा कर रहा है जो बाकी स्टेट उस तरह से नहीं कर पा रहे कि हरियाणा का परफॉर्मेंस हमेशा इतना अच्छा रहता है? क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हो रहा है, या वहाँ प्राइवेट स्पॉन्सर्स की वजह से हो रहा है, या वहाँ के एथलीट्स ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं इस वजह से हो रहा है? इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा, एक तो अगर हम खान पान की बात करें तो हरियाणा का खान पान में काफी स्टार्टिंग से ही है, माना जाता है कि हरियाणा का खान पान बहुत अच्छा है, और एक कहावत भी है, दूध दही का खाना ये हमारा हरियाणा, तो एक कहावत है ये। और ऊपर से जो अगर मैं बताऊंगा कि जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा वो काफी इंस्पायर्ड है, मतलब स्पोर्ट्स का एक माहौल है हरियाणा में। अगर आप कभी भी सर्दी हो या गर्मी हो, आप कभी भी हरियाणा में किसी गांव के आसपास से निकलोगे 3-4 बजे सुबह मॉर्निंग में या 5 बजे, तो आपको दिखेंगे बच्चों के पास ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो नॉर्मल गांव के पास की सड़क होती है वहां पे वो रेस करते हैं, रनिंग करते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं। तो वो एक वहां पे एक कल्चर है स्पोर्ट्स का कि फैसिलिटी ना भी है फिर भी वो अपनी बॉडी को इतना मेंटेन रखते हैं, स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा अपने बॉडी के लिए फिटनेस के लिए करते रहते हैं। और फिर हमारा अभी आप देखोगे कि गवर्नमेंट भी काफी हेल्प कर रही है। तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले तो अपने अंदर जो है एक वो जुनून होना चाहिए, पागलपन, एक कुछ करने की जिद, तो वो शायद हरियाणा के बच्चों में काफी देखने को मिलती है मुझे, क्योंकि मैंने देखा है। और बाकी तो मैं मानता हूं कि काफी और भी ऐसे स्टेट हैं कि जिसमें
बहुत ज्यादा मतलब है बच्चों में, पर उतना नहीं है जितना मैंने हरियाणा में देखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि बाकी स्टेट्स में अगर वो ऐसे ही उनका जुनून बढ़ेगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको और ज्यादा हेल्प करेगी, तो मुझे लगता है कि वैसे ही जैसे हरियाणा मेडल जीतता है वैसे ही अब सभी स्टेट फिर पूरा अपने मिलके फिर हम इंडिया के लिए और अच्छा कर सकते हैं। Thank you, Neeraj. So the question that was asked from Neeraj was that as we have seen in the last 3-4 Olympics, um, sports persons from Haryana have done really well, and M Square wanted to know what is it about Haryana that motivates people to do well in sports. And Neeraj tells us that Haryana has a healthy food habit, and as he so eloquently put it in Hindi, "Doodh dahi ka khana desa mein des Haryana," which basically translates to that a healthy diet of milk and yogurt is what is pushing Haryana kids to do well. And Neeraj also tells us that there is a healthy environment of sports, a healthy sports culture in the state. You can go out in the rural parts of the state at early 3 or 4 o'clock in the morning. You will see kids running around, keeping themselves fit. And there is a deep desire in the kids in Haryana to do well for themselves. And this is that is pushing the athletes from the state onto the national and international states, and the people are doing well there. Thank you. Next, we will take a question from the bank that we have. And the question for you, Neeraj, is that, long periods of training abroad and hectic schedule make it difficult to keep in touch with your friends and family. How do you deal with that when you're away from home for such a long time? ओके, तो अभी तो मैं सच बताऊं तो आदत हो गई है, पर जब स्टार्टिंग में मैं गया था तो स्टार्टिंग से ही मेरा मतलब थोड़ा अजीब ही माइंड था इस तरफ से। मन तो मेरा भी करता था क्योंकि काफी छोटी एज में मैंने घर छोड़ दिया था और मैं बाहर रहने लगा था, ट्रेनिंग करने लगा था। पर कुछ टाइम बाद ऐसे होता था कई बार कि ज्यादा टाइम घर से दूर रहते थे या किसी बात से दुखी होते थे, तो लगता था कि यार हम भी घर पे रहते या घर का कोई हमारे पास होता। पर वो काफी जल्दी मेरी आदत बदल गई थी, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग करता था तो मेरा मतलब माइंड इधर उधर नहीं जाता था कि मुझे घर पे जाना है या घर वालों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो वो चीज इतनी ज्यादा नहीं थी, अगर याद आती थी तो मैं घर पे। और उसके बाद एक एथलीट की लाइफ में अगर बताऊं तो बड़ी एक सिंपल सी हो जाती है कि आपको ग्राउंड जाना है दोनों टाइम, मॉर्निंग गए उसके बाद आपको आगे रेस्ट करना पड़ता है, रिकवरी चाहिए, उसके बाद खाना खुद बनाना पड़ता था हमको। और फिर उससे फिर शाम की ट्रेनिंग का टाइम हो जाता था, शाम की ट्रेनिंग करके आते थे, फिर खाना बनाना होता था। तो वो स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया तो तीनों टाइम हम खुद खाना बनाते, उसमें से 2 टाइम ट्रेनिंग होती थी, बीच में रेस्ट भी होता था। तो इतना सच बताऊं तो टाइम ही नहीं मिलता था कि फैमिली को याद करें या फिर ऐसा कुछ। वो एक लाइफ बन गई थी ऑलरेडी हमारी। और उसके बाद जब 3-4 साल बाद मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ जहाँ पे हमको सब कुछ खाना बना बनाया मिलता था, तो तब तक वो आदत छूट चुकी थी कि घर की याद आना। उस टाइम ऑलरेडी हम एक एथलीट की तरह, प्रोफेशनल एथलीट की तरह हम रहने लगे थे। तो उस टाइम फिर इतना ज्यादा वो रहा नहीं कि घर की याद आती है या ऐसा कुछ। तो उसको हम बहुत मतलब अच्छे से, जो एथलीट है, मैं एथलीट ही नहीं बोलूंगा, बाकी जो शायद बच्चे पढ़ाई भी करने जाते हैं, तैयारी करते हैं बाहर रह के, तो उनका हो जाता है। फिर वो इतना ज्यादा फैमिली से कनेक्टेड नहीं रहते हैं उस वे में कि भाई हमको फैमिली की याद आ रही है तो थोड़े थोड़े दिन में हम घर जाते रहें। तो उनकी आदत हो जाती है, फैमिली भी उनकी समझ जाती है फिर कि नहीं वो अपने काम के लिए गया है, या कोई भी चाहे वो स्टडी कर रहा है या स्पोर्ट्स कर रहा है, तो फैमिली वाले भी फिर उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और वो भी फैमिली पे ज्यादा मतलब वो करता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कि मुझे फैमिली की याद आ रही है। तो वो शायद वो टाइम के साथ साथ, अगर हम इतने बिजी होते हैं दिन में, हमारे पास अपने खुद के इतने काम होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा उस टाइम माइंड चेंज हो जाता है। क्योंकि एक माइंड में एक बात और रहती है कि हम एक बार अच्छे से कुछ कर रहे हैं, फिर उसके बाद फैमिली के साथ ही रहना है बाद में। अभी अगर मैं एथलीट हूँ, अब गेम जब भी मैं छोड़ूंगा तो मुझे पता है कि मुझे उसके बाद घर पे ही रहना है अच्छे से उनके पास ही। तो इसलिए जब जितना मेरे पास टाइम है मैं उसमें पूरी मेहनत कर रहा हूँ। Thank you, Neeraj. That was really amazing to hear. Neeraj tells us that he started living away from his family for training purposes, to go to training facilities at a very young age. And initially, while he did feel that he was living away from his family, he quickly became used to it, because the life of an athlete is very regular in the sense that you wake up, you go to training, you come back, and you have to make your own food. Neeraj tells us that he was making his food for himself 3 times a day, and he got used to it. And he tells us that it is no different
the family also becomes used to it because they're trying to do something for themselves, and that's how Neeraj did it as well. And Neeraj also knew that he has a limited period of time in which to do well in athletes, and after that, once the career is done, he can come back and live with his family, and that was also a motivation for him to do well. Thank you, Neeraj. Waiting in the Olympics without fans. हाँ जी, फैंस के बिना आपको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना कैसा लगा? ओह तो आप स्पेक्टेटर्स की बात कर रहे हैं जो पीछे हाँ होते हैं जी, ना? जी बिल्कुल। ओके। चैंपियनशिप या गेम्स खेलने हैं तो लगभग वहां पे काफी ऑलरेडी स्पेक्टेटर्स होते थे या फैंस होते थे, तो वो काफी हौसला देते हैं हमको। जब हम वहां पे थ्रो कर रहे होते हैं, जब भी हम जाते हैं वो क्लैपिंग करते हैं या चिल्लाते हैं, तो हमको और ज्यादा जोश आता है। तो इस बार वो पहले ही पता था हमको कि नहीं होने वाला है, क्योंकि ओलंपिक में टोक्यो और जापान ने पहले ही बोल दिया था कि हम स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं करेंगे। एक बार बीच में आई थी न्यूज 50% को करेंगे, पर उसके बाद वो भी उन्होंने मना कर दिया था कोविड की वजह से। तो उससे पहले हम ऑलरेडी रेडी हो चुके थे उसके लिए, क्योंकि जो भी हमने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट किया था, उससे पहले पार्ट लिया था, तो वहां पे ऑलरेडी वहां पे भी स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं थे। उसमें हम नेशनल खेले और मैं बाहर यूरोप में कुछ कॉम्पिटिशन्स खेला, तो वहां पे भी स्पेक्टेटर्स इतने नहीं थे, तो वो आदत हो गई थी। तो बिल्कुल एक अजीब सा तो लग रहा था, क्योंकि जो एक जोश स्पेक्टेटर्स के साथ होता है वो अकेले में हमारे अंदर वो नहीं आ पा रहा था। कहीं ना कहीं फिर हमने वहां पे थ्रो किया, और बस बाकी तो ये जी मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पेक्टेटर्स के बिना काफी अधूरा रहता है ओलंपिक स्टेडियम, या जब भी हम कहीं पे खेलते हैं तो उनकी कमी महसूस होती है। Thank you, Neeraj. So yeah, Neeraj tells us that it was a little different to participate in events, especially the Olympics, without spectator support, because spectators, when you're throwing the javelin, the spectators would clap, and that would be an increased motivation for Neeraj. And he did miss that, but it was the Olympic stage, and that was in some ways motivation enough for him to do well, and well, he definitely did. But yeah, he was definitely looking forward to attending the next event with spectators. Neeraj, the last question from me before we again. स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, आप इतने साल से खेल रहे हैं, क्या आपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव होते देखा है, और क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकता है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा काफी चेंज हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने शुरू किया जब ऐसे किसी सेंटर में गया, तो क्योंकि पहले स्पॉन्सरशिप अभी तो JSW स्पोर्ट्स, गो स्पोर्ट्स और OGQ जैसे काफी स्पॉन्सर आ गए हैं जो एथलीट्स को काफी सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनियां, साथ में फेडरेशन, साई और टॉप्स, और जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काफी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही है। और आप उसका असर भी देख भी रहे हो कि हमारे जो गेम्स में, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो ओलंपिक गेम्स में और पैरालंपिक गेम्स में हमारे इतने ज्यादा मेडल आए हैं। ओलंपिक में हमने 7 मेडल जीते, पैरालंपिक्स में 19 मेडल, ऐसा पहली बार हुआ है। दोनों ओलंपिक पैरालंपिक में फर्स्ट टाइम हमारे इतने ज्यादा मेडल आए हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपना थोड़ा ओलंपिक स्पोर्ट्स की तरफ, पैरालंपिक स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान बढ़ रहा है, और फैसिलिटीज हमको मिल रही हैं। तो उसी का नतीजा है कि ये रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और मुझे लगता है कि ग्रास रूट पे भी और ज्यादा काम होना शुरू हो जाएगा अभी, क्योंकि आपने देखा है अभी ओलंपिक को कितने अच्छे से फॉलो किया गया, सभी ने इतना ध्यान दिया उनकी तरफ। तो जो बच्चे जिनको स्टार्टिंग में शुरू करने में दिक्कत आती है, या फिर जिनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, तो वो भी मुझे लगता है कि अभी चेंज होगा, और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल काफी मुझे चेंज लगा भी है, और आने वाले टाइम में और अच्छा चेंज आ सकता है। Thank you, Neeraj. So yeah, Neeraj tells us that
back in 2000, 2012, it was difficult for athletes to get sponsors, but the situation has definitely changed with regards to sports infrastructure in India. Now athletes are getting sponsors. Neeraj also did manage to get a sponsor early on in his career. The athletes are also getting support from sports federations, state government, and the central government. And this support from private sponsors and the governments can be seen in the fact that in this time in Olympics, India has won 7 medals, which is the highest tally ever. And again, in Paralympics, we won 19 medals, which was again the highest tally ever. And Neeraj believes that this success will lead to more kids being interested in Olympic sports, which would also lead to improved support at the grassroots level. And yes, he believes that the outlook is positive and things are improving for sports infrastructure in India. Now we will move on to some audience questions. थैंक यू राहुल. सो नीरज भाई, हमने ऑडियंस से एक और मेंबर बुलाया है. स्वाति नेगी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी. स्वाति, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. नमस्ते नीरज सर, गुड इवनिंग. नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हो? सर मैं बढ़िया सर. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. वेटर और अदर फेलो ओलंपियंस जैसे विजिस्लाव आफ्टर ओलंपिक सर, इन्होंने 89 मीटर्स एवरेज रहा है इन लोगों का थ्रो. तो क्या मानते हैं आप कि क्या ये एशियन वेदर था अनसूटेबल जर्मन्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अनलकी? एंड सर, व्हेन कैन वी सी यू इन NIS पटियाला? ओके, तो अभी तो मैं बताता हूँ कि कैंप हमारा शायद अक्टूबर में शुरू होगा और तभी आएंगे. और मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा मैं कुछ बोल नहीं सकता कि एशियन वेदर इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि पहले भी यूरोपियन एथलीट ने जापान में हमारा ओसाका में एक कंपटीशन हुआ था, वहां पे टैरो पिटकमाकी ने 90 मीटर से ऊपर थ्रो किया था और काफी अच्छे वहां पे रिजल्ट रहे थे. और भी जापान में ऐसे काफी कॉम्पिटिशन हुए हैं जहाँ पे यूरोपियन एथलीट ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है. थोड़ा बहुत हो सकता है कि वहां पे अभी गर्मी ज्यादा थी और इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट पहले ऑलरेडी दिया है यूरोपियन एथलीट्स ने अपने एशिया में. तो पता नहीं, बाकी वो शायद उनको पर्सनल उनका ज्यादा दिक्कत थी, तो वो अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को बता पाएंगे. पर अगर मैं बताऊं तो इंडियंस को इतनी दिक्कत वहां पे नहीं हुई, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वेदर ऐसा रहता है यहाँ पे, तो मुझे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई. लेकिन हाँ, शायद उनको कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है गर्मी की वजह से, क्योंकि वहां पे गर्मी थी काफी और वो हमें भी काफी गर्मी लग रही थी. तो मैं समझ सकता हूँ कि यूरोपियंस को कितनी ज्यादा लग रही होगी. तो वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम. Thank you. So Swati wanted to know when she can see Neeraj again at NIS Patiala, and she asked, with athletes like Vetter in javelin throw have an average of 90 meters. So she wanted to ask Neeraj's opinion on, why Vetter could not perform so well at Osaka, and whether it was because of the hot weather in the Olympics, in Tokyo Olympics. And Neeraj says that he will be back in NIS Patiala in October when the camp starts. And he believes that, it could be because of the heat, because the heat was oppressive. And even as an Indian, he felt it. So it might have been a little too much for the Europeans, but he's not really sure as to what the reason was. It could be one of the reasons, but then Vetter himself would be a better judge as to what the actual reasons for his performance were. And Neeraj tells us that, it is not the case that European athletes don't do well in Asia. They have done so. They have managed to hit more than 90 meters there. And it could be because of the hot weather, but yeah. More audience questions? Thank you, Rahul. So next audience member for Neeraj is Root. Root, unmute yourself and ask question. Yes, thank you so much for picking me. I am Rajiv from Bihar. So Neeraj sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका हॉबीज स्पोर्ट्स के अलावा और क्या क्या है, मतलब आप खाली टाइम में क्या सबसे ज़्यादा करना पसंद करते हो? ओके, तो मैं एक तो म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ, और उसके साथ अगर मैं बाहर गया हूँ कहीं पे, मान लो किसी कंट्री में या इंडिया में ही हूँ या किसी नई जगह पे गया हूँ, तो मुझे फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी लगती है करनी, तो मैं फोटोग्राफी करता हूँ. और ड्राइव करना, कार ड्राइव करना या बाइक बहुत कम करता हूँ, लेकिन कार ड्राइव करना काफ़ी पसंद है. और फ्रेंड्स के साथ घूमना, तो ज़्यादातर तो ये होता है. कई बार कोई अदर स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल या वॉलीबॉल वगैरह खेलना, जब हमारी ट्रेनिंग नहीं होती है
तो टाइम पास के लिए या फिर थोड़ा फिटनेस भी हो जाती है, तो वो काफी पसंद है। Thank थैंक यू you, नीरज Neeraj. भाई। So yeah, the question asked was, what are Neeraj's hobbies outside of his primary work as a javelin athlete? And he says that he enjoys music, and when he's visiting new places, he likes to take photographs. He also likes to drive his car. He doesn't drive a bike that much. He likes hanging out with friends, and in his spare time, he also likes to play basketball and volleyball, as that helps him keep fit as well. So, more questions from the audience? क्या थैंक यू राहुल। नीरज भाई आपके लिए अगला ऑडियंस मेंबर है BJKFC 69। Okay. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। KFC 69। First of all, thank you for picking me up. It's an honor to talk to you, sir. I'm 17 and I'm from Lucknow. And my question to you is that how do you manage so much stress? Like after all of this media thing and all of the training, the rigorous training that you have gone through and will be going through, how do you manage all of this stress? ओके, वो ऐसा ही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अगर वो करना ही है तो उसको थोड़ा खुश रह के करें। मुझे पता है कि काफी मुश्किल होता है, मेरे लिए भी काफी मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि हमें एज एन एथलीट आदत नहीं है इतना ज्यादा मीडिया में या फिर किसी फंक्शंस वगैरह में इधर उधर जाने, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, इससे पहले ही 3-4 महीने पहले, उससे पहले हमारी लाइफ ऐसी चल रही थी कि मैं सुबह उठता था, ट्रेनिंग के लिए जाता था, ट्रेनिंग करके वापस आके रेस्ट करता था, फिर रूम में ही रहते थे, खाना खाते थे, फिर शाम की ट्रेनिंग होती थी, शाम की ट्रेनिंग करके वापस आके फिर से हम अपने रूम में रहते थे। तो कहने का मतलब है कि कोविड की वजह से हमारा जो इंस्टीट्यूट है NIS पटियाला, वो बिल्कुल बंद था, और हमारा काम सिर्फ खाना खाना, ग्राउंड पे जाना, ट्रेनिंग करना और वापस रूम पे। तो ये 3 चीजें थी, वही लाइफ हो चुकी थी। तो बिल्कुल मेरे लिए भी काफी ये नई चीज थी और काफी मुश्किल लग रहा था। पर वही है कि स्टार्टिंग में अगर मतलब गोल्ड मेडल आया है तो सभी जो कई जगह पे जाना पड़ता है, और सिर्फ मैं नहीं, काफी और बाकी सभी एथलीट्स जा रहे हैं इधर उधर। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप जा ही रहे हो तो उस चीज को कोशिश करो कि इंजॉय कर सके, या उसको अच्छे से उस टाइम को हम स्पेंड कर सकें। Thank you, Neeraj. So yeah, Neeraj tells us that when he was training in NIS Patiala, because of the COVID, the institute was closed, and his schedule was very routine in the sense that he would wake up, have his food, go for training, and then come back to his room. And then when he did win a gold medal, yes, of course, he had to do a lot more media interactions, and this was new for him in the beginning. But as he told us earlier, he believes that if you have to do something, you need to do it well, and you need to do it with a good frame of mind. And that is what he has been doing. He just makes it a point to enjoy everything he does, and now he's enjoying his media interactions as well. Thank you, Rahul. Next person to ask question is Blossoming Life. Please unmute yourself and ask the question. Blossoming. Hello, namaste. Hello. नमस्ते, कैसे हो? We can hear you. आगे बोले। Thank you. Yeah. So my question was कि when you get asked uncomfortable questions like about your life and everything, how do you control your anger? क्योंकि मुझे गुस्सा आता है तो मैं सामने वाले इंसान को काट देती हूँ बिल्कुल। तो क्या पता उस टाइम पे कोई सामने नहीं है, क्या पता सामने हो तो मेरा भी दिमाग ऐसे घूम जाए। पर हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि यार अगर सभी के सामने सोशल मीडिया पे या ऐसी जगह पे ऐसे सवाल कर रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो मुझे बेटर ऑप्शन वही लगता है कि उसको इग्नोर करो यार, क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं जाता है फिर अगर हम उसके साथ लड़ाई करते हैं उस पे, और थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर पर्सनली कोई मुझे आके ऐसे जो मैं किसी को जानता नहीं और अगर ऐसे कहे तो शायद मुझे भी बहुत बुरा लगेगा और मैं भी उसको कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं दूंगा, या मुझे भी गुस्सा बहुत आएगा। पर हम इतनी दूर से कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि इग्नोर करो। Thank you. The question asked was, how does Neeraj manage to, restrain himself if an objectionable statement has been made by someone, and how does he manage to control his anger? Because the audience member that did ask the question claimed that she is not so good at it, and Neeraj tells us that yes, he's usually tries to ignore this because he also has to make sure that
he presents a good image of himself as well, and he just tries to ignore the question, or he just tries to ignore it so that he can be more calm in the moment. Okay, so Neeraj, now we will move on to some questions that we had from the questions that were submitted to us earlier. So, a question for you. If there is anything you want to talk about or initiative that you want to mention that that we should support, that maybe you can tell us something about it. हेलो हाँ नीरज, कोई जी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, कोई ऐसा इनिशिएटिव जो आपके लिए काफी नजदीक हो, जिसको आप चाहते हैं कि और लोग जाने और बाकी लोग सपोर्ट करें? ओके, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक को सपोर्ट किया था, तो इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर हम अभी बात करें तो अभी एज एन एक एथलेटिक्स के बारे में बताता हूँ। एथलेटिक्स अभी अगले साल आप हमको जून जुलाई में देखोगे, क्योंकि हमारे कंपटीशन उसी टाइम है, तो उसके बीच में हमारा बिल्कुल खाली टाइम रहेगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि लोगों को जानना चाहिए और ज्यादा एथलेटिक्स के बारे में, ओलंपिक स्पोर्ट के बारे में या पैरालंपिक स्पोर्ट के बारे में कि कैसे है, क्योंकि अपने यहाँ पे क्रिकेट का सभी को पता है कि कैसे सब कुछ है, या कबड्डी लीग चलती है उसका भी सभी को पता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप एथलेटिक्स को या बाकी ओलंपिक स्पोर्ट को, स्विमिंग है या साइकिलिंग है, कुछ भी है, आप उनको भी देखें और आप जानें, क्योंकि काफी अच्छा है। आप स्पोर्ट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में आपका भी उसमें नॉलेज बढ़ता है, और अलग अलग स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट लेते हो तो काफी अच्छा लगता है। और बाकी दूसरी बात है कि मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया था कि जैसे बच्चों के लिए स्पोर्ट कैसे कैसे बढ़ रही है अपने यहाँ पे, और कैसे प्राइवेट कंपनियां अच्छा कर रही हैं। अभी जैसे इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है जो बेलारी में है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि वो प्राइवेट कंपनी की तरफ से, JSW की तरफ से वो बनवाया गया है, पर वहाँ पे बच्चे सभी पूरे इंडिया से बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, और कोई भी वहाँ पे बच्चा जो ट्रेनिंग करना चाहता है, जो उसका ट्रायल लेके उसका रिजल्ट देख के वहाँ पे उसका सिलेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि अगर अपना स्पोर्ट्स हमको ऊपर उठाना, तो ऐसे ऐसे और भी सेंटर बनने चाहिए इंडिया में, क्योंकि वो काफी हेल्पफुल रहेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे ही होते हैं ज्यादातर। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये एक दो चीजें हैं, एक दो पॉइंट है मेरे, जो कि हमको इन चीजों पे काम करना चाहिए या सोचना चाहिए, और अपना और अच्छा, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, एक खिलाड़ी हूँ, तो मैं ज्यादातर इसके बारे में बता पाऊंगा कि कैसे हम स्पोर्ट्स को और ऊपर उठा सकते हैं अपनी कंट्री के स्पोर्ट्स को। Thank you, Neeraj. So, yes, we wanted to ask about initiatives that Neeraj wants to, highlight and which we should pay attention to. And Neeraj tells us that, it is important to keep following the Olympics and Paralympic sport as we have done. Outside of, we should keep following the sports. And athletics will again be in play next year in June and July. So we should keep abreast of the developments there, keep following them. And Neeraj would also like to highlight the Inspire Institute of Sports in Bellary, which helps in training kids, become good at sports that they are interested in. And he believes that, if more such institutes come up in the country, it would provide a great platform for the kids to hone their skills in sports, and they can do well and go on and represent the country. Thank you. नीरज, एक और सवाल पूछते हैं आपसे। हम सब ने देखा था कि जब वो आपका एक क्लिप था, बड़ा फेमस हुआ था, कि जब आपने वो भाला फेंका, तो आपने भाला फेंक रही अपने हाथ एकदम ऊपर उठा दिए थे। तो वो कैसे आपको पता लगा भाला फेंकते ही कि ये एकदम बढ़िया जाने वाला है, दूर तक जाने वाला है? ओके, तो हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने 2011 में फरवरी में मैंने जैवलिन शुरू किया था, तो मुझे लगभग 10 साल से ऊपर टाइम हो गया है जैवलिन थ्रो करते हुए। और अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर कोई भी एथलीट है, कोई ऐसा फिजिकल वर्क कर रहा है, और या फिर कोई भी स्टूडेंट है, कोई एक चीज के बारे में बार बार पढ़ाई कर रहा है, तो उसके बारे में वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो काफी उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है उस चीज पे कि हाँ, मैं इस चीज में राइट हूँ। तो मुझे भी ऐसे फील हो जाता है, वो अभी से नहीं, काफी टाइम से मुझे फील हो जाता है कि जब मैं थ्रो करता हूँ कि हाँ, ये मेरा अच्छा थ्रो है। तो वैसा ही मुझे ओलंपिक में फील हो गया था। और बाकी भी आप ओलंपिक से अलग आप मेरे कॉम्पिटिशन्स देखोगे, तो उसमें भी मुझे पता लग जाता है कि हाँ, ये अच्छा थ्रो है, तो मैं ऑलरेडी सेलिब्रेट करने लगता हूँ, मतलब हाथ उड़ा देता हूँ या कुछ भी। तो वो चीज मुझे लगता है कि आप किसी चीज की बार बार ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो वो आपको फील हो जाता है कि हाँ, ये काफी अच्छा थ्रो है, या मैं इस चीज में परफेक्ट हूँ अभी। Thank you, Neeraj.
So yeah, I wanted to ask him about the viral clip that we all saw, where Neeraj raised his hands as soon as he threw the javelin, and I wanted to know how he knew that he'd done well in that throw, and he tells us that he has been training in javelin throw for the last 10 years now, and through these years of practice he has begun he has learned of the signs that can tell him when he knows that the throw is a good one. And it is not that dissimilar to a student who is practicing the same questions over and over again, and with these questions he knows that when he has the right answer. And it is not that different for an athlete as well. As soon as the javelin leaves his hand because of these rigorous years of training, he knows that when he has done a good job, and that is how he knew. Another question that Neeraj, our subscribers, had was, we have heard that other countries employ sports science, example hormone therapy, to improve athlete performance. Do we have something similar in India? सॉरी, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, आप थोड़ा हाँ, हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। लेकिन हमने सुना है कि जो बाकी कंट्रीज होती हैं उसमें बड़ी और नॉर्मल डाइट न्यूट्रिशनिस्ट के अलावा बड़ी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग भी होती है, जैसे हार्मोन थेरेपी होती है एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। इंडिया में ये ऐसा एडवांस ट्रेनिंग कुछ होता है क्या? नहीं, मैंने भी मतलब बाहर तो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया, पर हाँ बिल्कुल अगर मैं डाइट की बात करूँ तो उनका डाइट है जो बिल्कुल जो है फैट फ्री या ऑयल फ्री, वो बिल्कुल बॉइल्ड करके, और जो जो मतलब हेल्दी डाइट होती है वही खाते हैं। मैंने एक चीज़ तो नोट किया, बाहर एक तो बहुत ज़्यादा ये अपने यहाँ पे ऑयली फूड होता है या जंक फूड होता है, वो वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब लोग उसको प्रेफर ही नहीं करते ज़्यादा। और दूसरी बात है कि वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा होता है, काफ़ी साफ है, यूरोप की अगर मैं बात करूँ तो। और तीसरी बात है कि वहाँ पे स्टेडियम्स ही इतने हैं कि एक उनको आसानी रहती है, ऊपर से उनको सिखाने वाले कोचेज या ट्रेनर वहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि उनको काफ़ी आसानी हो जाती है कि वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हैं। तो वो एक उसको अच्छा डिसीजन लेने के लिए वो हेल्प कर देते हैं कि आपका बच्चा किस स्पोर्ट्स में जा सकता है, या किस स्पोर्ट में, या इसकी फिजिकल एक्टिविटी में किस खेल में ये सूट होगी इसकी फिजिकल एक्टिविटी। तो वो चीज़ उनको कई चीज़ें हैं जो बिल्कुल हेल्प मिलती है। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी उस चीज़ की कमी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम उतना कर नहीं सकते एकदम। तो हाँ, धीरे धीरे करके उस चीज़ में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें टाइम लगेगा। पर हाँ जी, ये काफ़ी जो बार है और यहाँ में वो चीज़ थोड़ी सी काफ़ी डिफरेंस है कि ट्रेनिंग का और स्टेडियम्स वहाँ पे इतने ज़्यादा है, और थोड़ा डाइट का जो है वहाँ पे है, और वो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो काफ़ी हेल्प मिलती है उनको। Thank you, Neeraj. So yeah, Neeraj tells us that और सॉरी हाँ, और स्पोर्ट्स हाँ, साइंस की बोलिए। अगर मैं बात करूँ, हाँ, हाँ क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस के बारे में आपने पूछा, तो स्पोर्ट्स साइंस में बिल्कुल अभी तो अपने यहाँ पे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें आने लगी हैं। तो अभी जैसे मैं अभिनव बिंद्रा जी की उनकी बात करूँ तो उन्होंने खुद अभी काफ़ी सेंटर ऐसे खोले हैं कि जहाँ पे वो जो मशीन है वो काफ़ी स्पोर्ट्स साइंस के बारे में बताती हैं। उनके पास ऐसी मशीनें हैं, उन्होंने मंगवाई हैं बाहर से। और आईएएस में भी ऐसी काफ़ी मशीनें हैं कि जो स्पोर्ट्स साइंस के बारे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, और हमारे इंस्टीट्यूट जो एनआईएस पटियाला है वहाँ पे ही मंगवाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी परफॉर्मेंस भी काफ़ी आप एथलीट्स की देखोगे वर्ल्ड वाइड तो थोड़ी डिफरेंट हो रही है, ट्रेनिंग अलग अलग तरीके की करने लगे हैं। तो स्पोर्ट्स में जो है साइंस काफ़ी बढ़ गई है अभी। वो उसमें चाहे आप फूड सप्लीमेंट में लगा लो या फिर ट्रेनिंग प्लान और बायोमैकेनिक्स, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो एथलीट्स की बॉडी को देख के उसको कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। वो चीज़ें जो है बाहर अभी बहुत ज़्यादा हैं, अपने यहाँ पे भी आ रही हैं धीरे धीरे। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस आ रही है अभी, उस पे स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, और काफ़ी साइंस को अभी यूज़ किया जा रहा है स्पोर्ट्स में। Yeah, thank you, Neeraj. So yeah, Neeraj, tells us of the difference when it comes to facilities in Europe and India. Kids have access to a lot more options in Europe currently because they have stadiums to go to right from a very young age. They have coaches there, they have the infrastructure there, and the coaches in those stadiums can tell the kids, for what particular sport they would be good at, and they get a guide. They get this guidance from a very early age, which is still not the case yet in India. And also, the climate is a little clearer there because of less pollution, and of course,
the diet is a little healthier in the athletes right from the beginning, with a little less focus on oily food. And when it comes to sports science, yes, there is a difference currently between what is available in Europe and what is available in India. But as Neeraj tells us, that with Abhinav Pindra and the IIS and NIS Patiala, these institutes have started importing these, machines that are based on sports science, and the performance of athletes is improving because of this initiative. So yes, Neeraj feels that these things are improving in India, and in the years to come by, India will also be in a good position. Now we go on to some audience questions. Thank you, Rahul. So from audience, we have PPO1239. PPO, do you want to ask any question to Neeraj? Please unmute yourself and ask. या जय हिंद नीरज सर, मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि आप जैवलिन थ्रो करते हैं, मतलब आपको शुरू से जैवलिन थ्रो ही करनी थी, और अगर जैवलिन थ्रो नहीं तो दूसरा कौन सा स्पोर्ट था आपको जो आपको आकर्षित करता है आपके अपनी तरफ? ओके, तो हाँ बिल्कुल, जो जैवलिन शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ऐसे गांव में कभी कभी फन के लिए मैं वॉलीबॉल खेल लेता था, तो मुझे वॉलीबॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करूं तो मुझे डिस्कस थ्रो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया था, लेकिन मैं अभी कभी कभी जैवलिन कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ में जो लाइट डिस्कस है 1 kg वाली, वो मैं कभी थ्रो करता हूं, तो वो मैंने ऐसे ही थ्रो कर लिया था, तो वो काफ़ी अच्छा था मेरा। तो मुझे लगता है कि इसके साथ अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो शायद डिस्कस थ्रो में मैं ठीक कर सकता था, और मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है। और बाकी अगर मैं दूसरे अगर फील्ड में जाने की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं, जैसे मैंने बताया था, फोटोग्राफी काफ़ी पसंद है। अगर मुझे पहले पता होता स्पोर्ट्स से पहले कि मैं फोटोग्राफी में जा सकता हूं, क्योंकि वो करना मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि जो करना आपको अच्छा लगता है और उसमें आपका पैशन है, तो उसमें आप अच्छा कर सकते हो। तो बिल्कुल ये 2 चीज़ें हैं। Yeah, thank you, Neeraj. So, the audience member wanted to know, if not javelin throw, what other sport would Neeraj be playing, or what other profession he would be interested in. And Neeraj tells us that, as a kid, he used to love playing volleyball, and he's recently also picked up discus throw, and he tried the light discus of 1 kilogram, and he quite liked it. Other than that, as he told us earlier, he was really interested into photography, and if he knew about this earlier, he would be doing that as a profession. Okay. Next audience question. Thank you, Rahul. Next audience member is Dude Goddamn. Dude, do you have any question for Neeraj? Please unmute yourself and ask. Hi, Neeraj sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि Your voice is very low. Can you come? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी, ओके अभी सुन पा रहे हो क्या? हाँ बोलिए। हाँ जी, थोड़ा। हाँ अच्छा, तो मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि अभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को स्पॉन्सरशिप मिल रही है कंपनी से, पर मैं पूछना चाहता था कि हम एज इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं अभी स्पोर्ट्स को और या स्पोर्ट्स पर्सन्स को और मतलब इम्प्रूव करने के लिए, या उनके लिए क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस आपने बोला कि अवेयर कर सकते हैं लोगों को, पर उसके अलावा हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं एज इंडिविजुअल्स? ओके, तो बिल्कुल इसके लिए मैं सबसे पहले एक बात तो बोलूंगा, आप अपना एक बार सॉरी माइक बंद करिए, क्योंकि मेरी आवाज मेरी तरफ ही ज्यादा आ रही है। ओके, तो हाँ, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी ऐड आ रही है और आप हमको देख रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें हमारा भी वो आपको देखने को मिलेगा बार बार, क्योंकि अभी हम काफी 1 साल तक तो हम खेलेंगे नहीं, हमारे कंपटीशन स्टार्ट होंगे जब तक। तो इसमें कहीं ना कहीं आप जो हमें ऐड मिल रही है, तो आप इसमें देख सकते हैं हमको, या फिर आप किसी वे में सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर अपनी तरफ से करना चाहे तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई बच्चे जो ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं, या फिर ऐसे IIS जैसी जगह है, तो इनके बारे में भी आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो काफ़ी आपके नॉलेज में रहना चाहिए और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो अपने इंडिया के खिलाड़ियों के लिए भी। Thank you, Neeraj. The question asked was, how we as individuals can support sports persons in the country, athletes, for example. And Neeraj tells us that, the competitions will be starting from next year. So yes, follow the news about the competitions.
support the athletes during the competitions, but in the downtime, pay attention to the athletes, see them in the advertisements they are appearing in, support them during their off time, follow institutes like IIES, encourage kids who are interested in sports, and generally stay informed, because usually athletes are not, that often reported in the news. But yeah, make an effort, try to keep yourself informed and support and follow the athletes. All right, Neeraj, maybe we can ask one more question from the audience. It looks like yeah, I'm sorry. Rahul, use the question from the question bank. Okay. ठीक है. नीरज, एक हमारा टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है, बट आपके पास पता नहीं कितना टाइम है, बट आप हमें बताइए कि जब आपने मेडल जीता और उस समय मेडल जीतने के बाद जब आप पोडियम पे गए और पोडियम पे आप थे वहाँ, गोल्ड जब आपको मिल रहा था, तो आपको क्या लग रहा था? क्या थॉट्स थी आपके दिमाग में, कैसा महसूस कर रहे थे आप? बस ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि अगर मैं एक अपने खिलाड़ी के कैरियर की बात करूं तो मेरे कैरियर का सबसे बड़ा दिन था वो, और वो मेरा सबसे बड़ा सपना था. मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना ये होता है कि हाँ ओलंपिक में गोल्ड जीते, और बार बार जीते. सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हाँ हम दोबारा से जीत पाए, वो दूसरी बात है, लेकिन हाँ सबसे बड़ा सपना ये होता है कि हम ओलंपिक में जाएं. पहले तो खेलने का होता, जब हमने शुरू करते हुए थोड़े दिन हुए थे, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ रही थी, तो यही होता था कि हम ओलंपिक खेल पाए. और जब थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, ऐसे लेवल की हुई कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं वहां पे, तो फिर दिमाग में आया कि हाँ ओलंपिक मेडल जीत पाए. तो गोल्ड एक ऐसी चीज है, तो गोल्ड तो सबसे बड़ा मेडल है. मतलब फर्स्ट आना तो एक बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इतने बेस्ट एथलीट वर्ल्ड के वहां पे आते हैं. तो उस टाइम पे मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल कई बार तो ऐसा ब्लैंक हो रहा था माइंड में, थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो गोल्ड एक ऐसा मेडल है कि यार ओलंपिक जैसी जगह पे, जो कि अपने देश में अगर देखे तो काफी यूनिक है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में सिर्फ अभिनव बिंद्रा जी के पास था. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार कुछ ऐसे काम आ पाया हूँ अपने देश के लिए भी, और जो मैंने अपने लिए खुद के लिए सपना देखा था या फिर फैमिली ने भी सोचा था, तो वो मैं कहीं ना कहीं पूरा कर पाया. उसमें सिर्फ मेरा ही सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि देश भी काफी उस दिन खुश था. मैंने देखा ही काफी सभी लोग भावुक थे, कुछ वीडियोस भी मेरे सामने आई, और जब मैंने यहाँ पे आके लोगों को देखा, बात की, तो मुझे वो चीज फील हुई. तो उस दिन मैं जब पोडियम पे था तो मुझे बहुत कुछ ऐसे माइंड में चल रहा था कि यार इतनी मेहनत की, इतने अच्छे से, थोड़ी दिक्कतें भी आई इंजरी की वजह से बीच में, पर जो उस टाइम जब मैं पोडियम पे खड़ा था और जब जो हमारा राष्ट्रगान चल रहा था और जब तिरंगा ऊपर जा रहा था, तो वो फीलिंग बिल्कुल ही एक मेरे लिए एक यूनिक फीलिंग थी. वो मैं मतलब सही बताऊं तो आपको बता भी नहीं सकता. वो ऐसी थी, एक खिलाड़ी होने के नाते मेरे लिए वो सबसे बेस्ट फीलिंग थी लाइफ की, कि मेरे गले में गोल्ड मेडल था ओलंपिक का, और मैं अपने देश का राष्ट्रगान जो है ओलंपिक लेवल पे बजवा पाया. Thank you, Neeraj. So yeah, I wanted to know, or the audience members wanted to know, how did it feel for Neeraj when he was up there on the podium and he was getting the gold medal, and then he could hear the national anthem playing in the background with the tricolor flying high. And he tells us that it was an indescribable feeling for him. When he started playing, when he started training, the first dream was to become good enough to participate in the Olympics. And once he realized that he was good enough to participate in the Olympics, the next dream was to win a medal at the Olympics. And then gold is the highest medal that an athlete can achieve. And he was really, there was a mix of emotions going through his head that day when he was there at the podium. And he's only the second person in India to win an individual gold medal. And he has come across videos and reactions from people of how emotional the entire country was for him. And it was really just a great day for him, because, he had this feeling that he was able to achieve something remarkable, not only for himself, his family, but for the entire nation. And that made him extremely happy and proud. Neeraj, आपके लिए अगला सवाल. अब ओलंपिक्स गोल्ड तो आप जीत गए, राइट? व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल? तो नेक्स्ट गोल अभी जो हमारे अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स और डायमंड लीग्स हैं, तो बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा. कोशिश करूंगा कि अपना और बेस्ट दे पाऊं इनमें. और जो सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद फिर हमारा ओलंपिक्स इस बार 3 साल में फिर आ रहा है 2024 में, क्योंकि इस साल पोस्टपोन हो गया था, तो पिछले साल होके अभी 2021 में हो गया था.
तो हमारे पास अगले अगले साल के बाद 1 साल बीच में बचेगा, फिर से दोबारा हमारे पास ओलंपिक्स आ जाएगा। तो बिल्कुल सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल और अच्छी परफॉर्मेंस दूं, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से अपनी पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू कर दूं। तो यही मेरे माइंड में है अभी। Yeah, thank you, Neeraj. So yeah, I wanted to know what the next goal for Neeraj was, and he tells us that the World Championship and the Diamond League are coming up next year. He wants to perform well there, and now because of the pandemic, the 2020 Olympics were pushed to 2021. So the next Olympics is in 2024 in Paris. It's only going to take place in 3 years, and yeah, Neeraj wants to do well there as well. Those are his next goals, and yes, we will be supporting him all the way. नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये आने के लिए, आपने हमें समय दिया, हमें बहुत सभी अच्छा को लगा बहुत आपसे बात धन्यवाद करके। ये आपको भी बहुत थैंक यू बहुत नीरज, धन्यवाद। यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे ऑडियंस मेंबर के सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं, थैंक यू जी, मुझे बहुत अच्छा लगा सभी से बात करके, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ जी, एक टाइम पे 400 से ऊपर लोग आपसे बात करना चाहते थे। हम बहुत अफसोस है कि हम सब लोगों को ऊपर नहीं बुला सके क्वेश्चन पूछने के लिए। और नहीं, मैं भी सभी को यही बोल रहा हूँ कि यार हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने सुना। और हाँ बिल्कुल सॉरी, वो सभी से बात तो नहीं कर पाए और कर भी नहीं सकते थे, पर काफी अच्छा लगा जिस दिन से बात हो पाई, और आप सबसे बात करके काफी खुशी हुई। Thank you, Neeraj, and thank you everyone who joined this talk, and thank you Rahul for translating this. And a small shout out to admin members Signal, Advocado, and everyone else who collaborated with Neeraj to get this to make this AMA happen. Thank you guys, and thank you Neeraj. PT, do you have any closing remarks? Thanks, M Square. I think this has been a smashing event. Thank you again, Neeraj, from us, and I'm sure from the audience. The only closing remarks are generally on feedback. I'm sure some people have encountered certain issues or have certain feedback on how to make the app better. If so, send us a mod mail, or if you have screenshots or other information, send it across, and we will try and send as much useful feedback we can to the admin team to make sure this feature works as well as it can, so that we can have more talks and we can hopefully bring Neeraj again with more and be able to engage with him and talk with more people and have these kinds of interesting conversations. थैंक यू पीटी और नीरज भाई। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपसे बात करें तो आपके पास एक और ओलंपिक गोल्ड मेडल हो और भी बहुत सारे मेडल्स हो। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे हमारे